अब हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, ऑब्लिक कोलिजन का एक एग्जाम्पल बना लेते हैं हम लोग। मान लो दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ग्रेविटी फ्री स्पेस, एकदम सिंपल केस बना लेते हैं अपन। ग्रेविटी फ्री स्पेस में दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं जो कि एक की वेलोसिटी सपोज इस डायरेक्शन में v1, एक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v2। इनफैक्ट इसको u1 और u2 लिख देते हैं अपन। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इसको डिनोट करते हैं। ये θ1 एंड दिस इज θ2। कहीं कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। ठीक है, फ्रिक्शन वाले केसेस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो वो हम लोग एग्जाम्पल्स जब करेंगे उसमें, कुछ एग्जाम्पल्स में जब फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा तो उसी में सॉल्व करेंगे। इन जनरल देर इज नो फ्रिक्शन प्रेजेंट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में तो फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, इनके सर्फेसेस स्मूथ है। तो ये जो मैंने बना रखा है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स है ना, तो उनके कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन बनती है वो होती है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, और वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट इस केस में दोनों के सेंटर से पास होगी, है ना। तो ये हो गई लाइन ऑफ इम्पैक्ट इस केस। तो ऑब्लिक कोलिजन को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स जो हैं वो बिल्कुल सिमिलर टू हेड ऑन कोलिजन होंगे। ठीक है, हमें दो इक्वेशंस लगानी पड़ेंगी, एक होगी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, और एक होगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। उसमें भी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही हमें रिलेटिव वेलोसिटी लेनी होती है आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन। बट इसमें एक स्टेप हमें पहले करना पड़ेगा, वो है कि जो वेलोसिटीज हैं उनके कॉम्पोनेंट्स लेने पड़ेंगे अपने को अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। बस ये एक स्टेप जो है वो सबसे पहले करना है, उसके बाद पूरा सॉल्व करने का मेथड इज सेम एज हेड ऑन कोलिजन। जैसे यहाँ पर अगर वेलोसिटीज के कंपोनेंट लें अपन, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास u1 cos θ1, इस डायरेक्शन में u1 sin θ1, इस डायरेक्शन में u2 sin θ2, और इस डायरेक्शन में u2 cos θ2। ये कंपोनेंट्स हो गए हमारे वेलोसिटी के। ये है जस्ट बिफोर कोलिजन एंड दिस इज जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स हो गए, फ्रिक्शन वगैरह कुछ है नहीं। जब ये दो बॉडीज एक दूसरे से टकराएंगी तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग एक दूसरे पर नॉर्मल फोर्स लगाएंगे जो कि इम्पल्सिव होगा। इम्पल्सिव नॉर्मल फोर्स लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग लगेगा, एक पर इस तरफ एक पर उस तरफ। तो इस डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटीज में सडन चेंज आएगा, बट इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, तो u1 sin θ1 और u2 sin θ2 these will remain unchanged। ये दो कंपोनेंट्स अनचेंज्ड रहेंगे, लेकिन ये वाले कंपोनेंट्स चेंज होंगे। v1 v2 मासेस लिख लेते हैं अपन m1 और इसका मास m2, m1 m2। तो बेसिकली वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स तो लेने पड़े, लेकिन अननोन वेरिएबल्स दो ही हैं हमारे पास क्योंकि दो कंपोनेंट्स अनचेंज्ड रह गए। तो वो दो वेरिएबल्स, वी नीड टू इक्वेशंस, जिसमें से एक इक्वेशन होगी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसमें डेफिनेशन में ही लिखा था अपन ने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये सेपरेट कब होंगे? आफ्टर कोलिजन। तो ये आएगा अपने पास v2 माइनस v1, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जस्ट बिफोर कोलिजन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट u1 cos θ1 माइनस u2 cos θ2। पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ठीक है, यहाँ तो मुझे पता है कि दोनों की वेलोसिटीज अगर सेम डायरेक्शन में है तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तभी तो कोलिजन होगा, इसलिए मैंने बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया। आपको तो रिलेटिव लेना है और उसका मॉडुलस लेना है। ओके एक इक्वेशन ये हो गई, और दूसरी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, क्योंकि उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो वी ऑलरेडी नो कि वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है ना। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना है इन दोनों के सिस्टम पर, क्योंकि इन दोनों के सिस्टम को अगर कंबाइन करके एक सिस्टम माने तो एक दूसरे पर इक्वल एंड ऑपोजिट
इम्पल्सिव फोर्स लगाया, तो नेट सिस्टम पे देखें तो जीरो है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर पा रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, m1 u1 cos थीटा 1 प्लस m2 u2 cos थीटा 2 इज इक्वल टू m1 v1 और m2 v2। ठीक है, तो ये इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम आ गया। तो आप अगर इसको नोटिस करो तो ये जो टर्म्स हैं ये इक्वेशंस एग्जैक्टली हेड ऑन कोलिजन वाली इक्वेशंस है, बस वहां पर जो u1 u2 होता था उसके साथ cos थीटा 1 cos थीटा 2 आ गया, है ना। सेम चीज़ यहाँ पर हुई है, और इनको सॉल्व करके हमें v1 और v2 निकालना होगा। तो हम इसको सॉल्व करके अभी कोई एक्सप्रेशन नहीं निकालेंगे, मेथड पता होना चाहिए हमें एग्जैक्टली कि कौन सी इक्वेशंस लगानी है। पहला स्टेप कॉम्पोनेंट्स, फिर ये, और उन दोनों इक्वेशंस को जब क्वेश्चन में आएगा तो सॉल्व करके v1 एंड v2 फाइंड कर लेंगे। इसमें भी वो स्पेशल केसेस काम करेंगे जो स्पेशल केसेस हमने हेड ऑन कोलिजन में पढ़े थे, बस वो स्पेशल केस इसमें अप्लाई करते समय हमको ये ध्यान रखना होगा कि वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग वो बात अप्लाई होगी। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि जैसे वहां पे हमने बोला था कि E इक्वल टू 1 हो और दोनों का मास सेम हो तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं, इंटरचेंज हो जाती है ना। तो इनका मास इक्वल है अगर, और अगर कोलिजन जो है वो इलास्टिक कोलिजन दे रखा है, तो ये वाली वेलोसिटीज इंटरचेंज नहीं होंगी, ये तो जो u1 sin थीटा 1 जिस मास की थी उसी के पास रहेगी। पर लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग वो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा कि वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी, यानी कि ये u1 cos थीटा 1 इसको मिल जाएगी और ये u2 cos थीटा 2 इसको मिल जाएगी। तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा लेकिन अलॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट लगेगा, दूसरा जो कॉम्पोनेंट है उसको हमें चेंज नहीं करना है ना। ये नहीं कि इस पे पूरी वेलोसिटी पे अप्लाई कर दिया कि सर वेलोसिटीज एक्सचेंज करनी थी तो पूरी u2 इसको दे दी ना, दीज विल रिमेन अनचेंज्ड। इसका कोई इसमें कोई अपने को चेंज नहीं करना, और इस डायरेक्शन में सेम कॉन्सेप्ट लगाना है दैट वी अप्लाई इन हेड ऑन कोलिजन। ओके, तो इस तरह से एक जनरल अपने पास अप्रोच डेवलप हो जाएगी फॉर सॉल्विंग ऑब्लिक कोलिजन। ओके।